अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एलिविंग शिक्षा द्वार के यूट्यूब चैनल पे, जिस पे हमें अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे थे। किसके? जामिया बीएड, एमई बीएड, बीए, बीए फॉरेन लैंग्वेज, इन सबको देखे जा रहे थे। लेकिन हम आपके लिए एलिविंग शिक्षा द्वार पे ही अब हम क्या लेके आए, 11th एंट्रेंस 10+2 जो है 11th एंट्रेंस जो है उसको भी लेकर आए। ठीक है बच्चों, 10+2 जो साइंस का पेपर है उसको मैं कवर करूंगा। साइंस के पोर्शन में फिजिक्स वाला पोर्शन जो होगा और मैथमेटिक्स वाली जो पूरी पोर्शन है वो मैं कवर करूंगा, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूं तो मेरी एक्सपर्टीज इन्हीं दोनों फील्ड में, मैं इन्हीं को कवर करूंगा, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम सबसे पहले 2023-24 के एंट्रेंस पेपर से शुरू कर रहे हैं, जिसमें जो हमारे पास सेट आया उसमें पहला क्वेश्चन ही फिजिक्स का था। साइंस सबसे पहले थी 50 नंबर, देन 30 नंबर की मैथमेटिक्स, 10 नंबर की करंट अफेयर्स एंड जीके और 10 नंबर की इंडो इस्लामिक। तो सबसे पहले जो हमारे पास सेट है उसके अंदर सबसे पहले फिजिक्स वाला पोर्शन है, तो उसको मैं कवर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक फिजिक्स है, तो आइए चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अ ट्रेन ट्रेवल सम डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन किसी स्पीड से कुछ डिस्टेंस, कितनी स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, एंड रिटर्न्स विद अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, और 45 किलोमीटर की स्पीड से वापस लौटती है। तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है। अच्छा, जब भी हम एवरेज लफ्ज का नाम सुनते हैं, एवरेज सुनते हैं, तो हम क्या जानते हैं? एवरेज निकालते कैसे हैं? एवरेज निकालते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से करें तो क्या हो जाएगा? एवरेज कैसे निकालेंगे हम? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है इसमें? 2 ही है, तो 30 और 45 का सम 30 प्लस 45 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का नंबर कितना है? कितनी है? एक 30 एक 45, 2 ही ऑब्जर्वेशन हो गई, तो ये सम कितना हो गया? 75 डिवाइड बाई 2। तो इस हिसाब से आंसर कितना हो गया? 37.5। ऑप्शन डी करेक्ट करके आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। एवरेज स्पीड जो निकाली जाती है उसके लिए फॉर्मूला दिया जाता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। चलिए उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो सही तरीका है उसको कैसे करेंगे, तो उसका तरीका क्या है बच्चों? चलिए देखते हैं। अब क्या दे रहा है? पहले लिखें एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एक सेकेंड उधर ही लिखता हूं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकिंग। ठीक, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। चलिए अब तो डिस्टेंस और टाइम के लिए हम दोनों केस को देखते हैं। पहले केस 1 देखते हैं। केस 1 क्या केस है हमारा? जब स्पीड ट्रेन जा रही है किस स्पीड से? 30 की स्पीड से, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब स्पीड को मैंने केस 1 के केस में v1 कह दिया जो कि 30 है। डिस्टेंस को x1 नहीं कह के सिर्फ x था, क्यों? चाहे जाते में चाहे आते में रास्ता तो सेम इख्तियार किया है ट्रेन ने, तो जाने में और आने में डिस्टेंस सेम होगा, जो कि वैल्यू मैंने x मानी, और टाइम कितना मान लिया? जाने में मैंने t1, पहले केस में t1 माना। तो v1 की वैल्यू कितनी है? v1 की वैल्यू है 30। v1 की वैल्यू है 30 इज इक्वल टू x। t1 को t1 रहने दिया। t1 इज इक्वल, यहां से हम x को कह सकते हैं, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x इज इक्वल टू 30 इंटू t1। x इज इक्वल टू 30 इंटू t1, इसको पहली इक्वेशन का। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या होगा बच्चों? v2 इज इक्वल टू x, डिस्टेंस सेम, टाइम t2 लगेगा। v2 स्पीड कितनी है? 45 इज इक्वल टू x ओवर t2। तो x की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी? 45 इंटू t2। इसे इक्वेशन 2 कहती है। ठीक है बच्चों, इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम देख पा रहे हैं कि पहली इक्वेशन में x डिस्टेंस जो है वो 30 इंटू t1 है, दूसरी इक्वेशन में डिस्टेंस जो है वो कितना है?
45 इंटू T2। यहां से डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड दोनों में बराबर है इक्वेशन में, तो मैं राइट हैंड साइड को इक्वेट करके दोनों को आपस में मैं T1 और T2 के बीच में रिलेशन पा सकता हूं। तो वही कर रहा हूं, 30 इंटू T1 इज इक्वल टू 45 इंटू T2, 45 इंटू T2। तो T1 यहां से कितना हो जाएगा 45 ओवर 30 इंटू T2, ये कितना हो जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ T2। तो T1 कितना हो जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ T2, इसे इक्वेशन 3 कहा। ठीक, अब चलिए अपना काम करते हैं, इस फॉर्मूले में रखते हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस जाने में x लगा और वापस आने में x लगा, तो प्लस x डिवाइड बाई टोटल टाइम। जाने में टाइम लगा T1 और आने में टाइम लगा T2, तो x प्लस x कितना हो गया 2x। T1 कितना है T2 की टर्म से 1.5 प्लस T2, 2x इज इक्वल टू 2.5 T2। अब x को क्या लिख सकता हूं मैं T2 की टर्म में लिख सकता हूं, x को भी, x कितना है 45 T2, 45 इंटू T2 इज इक्वल टू 2.5 इंटू T2। पॉइंट हटाया, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, T2 को 22 से कैंसिल आउट किया, ये हो गया 25। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45 और 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो स्पीड कितनी आ गई, एवरेज स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, जो कि करेक्ट आंसर होगा, ना कि 37.5। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऑप्शन ए 36 किलोमीटर पर आवर सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 36 किलोमीटर पर आवर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो रिलेशन है उससे सवाल पूछा गया है। क्या पूछा है, डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछा है। क्या पूछा बच्चों, डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछा है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है। ऑप्शन क्या क्या है, हमेशा ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से कम होती है, लेस देन इक्वल टू 1, या तो 1 से कम होगी या बराबर भी हो सकती है, या फिर हमेशा ग्रेटर देन 1, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या हमेशा 1 से ज्यादा होगी या फिर 1 के बराबर भी हो सकती है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, इसका जवाब देने से पहले हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है वो पता होना चाहिए। अब डिस्टेंस क्या होता है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं, ए और बी ये 2 पॉइंट है, ठीक। अब ए से बी तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। मान लिया हमने एक रास्ता ये है, एक रास्ता ऐसे करके जाता है बी, ठीक, एक रास्ता ये रहा ए से बी, और एक रास्ता स्ट्रेट लाइन में ए से बी तक जाता है, ठीक। अब ए से बी तक जाने का जो भी रास्ते हैं वो 3 रास्ते हैं इसमें, ठीक। अब ए से बी तक कोई भी इंसान जा रहा है, किसी भी रास्ते से जा सकता है। तो डिस्टेंस क्या होता है, जिस रास्ते से वो जाएगा, तो उस रास्ते की जितनी भी लंबाई होगी, जो भी उसका पाथ होगा, उसको अगर हम नाप लें तो वो डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक। मतलब ए से बी तक अगर वो इस रास्ते से गया, यहां से लेके यहां तक गया, तो ये जो लेंथ होगी ये डिस्टेंस होगा। अगर वो ए से बी तक इस रास्ते से गया, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो लेंथ होगी, ये डिस्टेंस कहलाएगा उसका। अगर वो ए से बी तक इस रास्ते से गया तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक। मतलब जो भी पाथ, जो भी रास्ता वो कवर करेगा, उसकी जो लेंथ हो जाएगी वही डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मुझे ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, सबसे छोटा रास्ता, ए और बी के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो ए और बी के बीच में सबसे छोटा रास्ता क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, जो कि ये वाला रास्ता है, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ए से बी तक का रास्ता जो कि सबसे छोटा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पाथ। अगर ए से बी तक हम कैसे भी पहुंच सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कब कहलाया जाएगा, जब वो ए से बी तक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करके कवर किया जाएगा, ठीक। तो डिस्टेंस, अब हम देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस हमेशा या तो ए डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है, इस केस में देखिए इस रूट से गया तो बड़ा है, अगर इस रूट से गया तो और ज्यादा बड़ा है। मतलब डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन
डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है कब? जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। तो इसका मतलब डिस्टेंस या तो हमेशा बड़ा है या बराबर है डिस्प्लेसमेंट के। तो हम ये कह सकते हैं जब डिस्टेंस बड़ा है तो रेशियो भी हमेशा 1 से बड़ा होगा, लेकिन डिस्टेंस बराबर भी है कब? जब वो इस पास से ट्रेवल करे तो रेशियो 1 होगा। अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाए तो रेशियो 1 होगा। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक या उसके बराबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। A and B are two spherical objects. If object B is twice larger than object A, दो A और B दो spherical object हैं। A और B क्या है? दो spherical object है। अगर object B twice larger than object B, जो object B है A से दुगना बड़ा है, but their densities are same, लेकिन उन दोनों की densities same है। The ratio of force required to them at the same rate, तो फोर्स का रेशियो बताना है सेम रेट पे, मतलब सेम एक्सीलरेशन के साथ उन्हें मूव कराना है। तो हमें पता है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास इनटू एक्सीलरेशन फोर्स होता है। अब चलिए, मास दोनों के अलग अलग होंगे क्योंकि दोनों के साइज अलग है, डेंसिटी सेम है, डेंसिटी सेम है, साइज अलग है, तो मास दोनों के अलग अलग होंगे। तो मास के बीच में हमें पहले रेशियो पता करना पड़ेगा। चलिए, हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। मास को हमने पहले केस में m लिखा, पहली वाली ए बॉल जो है, एक काम करिए पहले, जो ए वॉल्यूम है, ए बॉल जो है उसका, इफ ऑब्जेक्ट बी इज ट्वाइस, ए बॉल जो है उसका रेडियस हमने मान लिया r, ठीक। तो b का कितना हो जाएगा, तो b का रेडियस कितना हो जाएगा, इफ a एंड b आर टू, इफ ऑब्जेक्ट b जो है वो a से दुगना बड़ा है, तो इसका कितना हो जाएगा 2r, ठीक। वॉल्यूम कितनी हो जाएगी इसकी, स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है, आप लोगों को याद होगा 4/3 पाई r क्यूब, तो पाई r क्यूब, ये v1 हो गया, या va कहो, वॉल्यूम ऑफ a। वॉल्यूम ऑफ b कितनी हो जाएगी 4/3 पाई r की जगह इसका 2r है, तो 2r का क्यूब, तो हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 2 to the 4 to the 8 r क्यूब, ठीक है बच्चों। वॉल्यूम ऑफ ए कितना हो गया, इतना, और वॉल्यूम ऑफ बी इतना हो गया। अब डेंसिटी निकालिए, क्या होता है डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ठीक। डेंसिटी दोनों की बराबर है, तो डेंसिटी को डी लिखा, मास पहली वाली का 1 और वॉल्यूम पहले वाले की इतनी 1 मत लिखो, एम ए लिखो, तो वी ए कितनी है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। अब अगर हम दूसरी वाली बॉल की देखें तो वो क्या है, डी इज इक्वल टू मास ऑफ बी डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ बी इतनी है 4/3 पाई इंटू 8 आर क्यूब, ठीक। अभी डेंसिटी दोनों बॉल की सेम दे रखी है, बट देयर डेंसिटीज आर सेम, तो उनकी डेंसिटी सेम है, तो इनको इक्वेट कर दिया हमने, एम ए एम ए अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू एम बी 4/3 पाई इंटू 8 आर क्यूब, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, ठीक। तो बचा क्या, एम ए इज इक्वल टू एम बी ओवर 8, तो एम बी मास ऑफ बी कितना हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ एम ए। तो ए बॉल हमने देखा क्वेश्चन में गिवन है कि बी बॉल जो है वो बड़ी है, तो उसका मास कितना है, कितना कैलकुलेट करके आया
8 टाइम्स, ए से वो 8 गुना भारी है, ठीक है। अब उतना ही फोर्स जो है उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ए को फोर्स मूव कराने के लिए कितना चाहिए, एम ए इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। बी को कराने के लिए कितना चाहिए, बी को कराने के लिए चाहिए एम बी इंटू एक्सेलरेशन। सेम रेट पे मूव कराना है इसलिए सेम रेट पे, तो एक्सेलरेशन की वैल्यूज दोनों में सेम होगी। चलिए रेशियो पूछा है, तो एफ ए ओवर एफ बी इज इक्वल टू एम ए इंटू ए डिवाइडेड बाई एम बी इंटू ए से ए कैंसिल आउट, एम ए को एम ए रहने दिया और एम बी की जगह 8 एम ए लिख दिया, तो एम ए से एम ए कैंसिल आउट, ऊपर बचा 1/8, तो रेशियो क्या हो गया 1:8। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, यहां ऑप्शन मिस हो गए, ये देख सकते हैं हम, ए और बी, ऑप्शन डी नहीं पता क्या था, तो ऑप्शन ए क्या है 1:8, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन मीटर, तो डिस्टेंस कितना कवर करी है बॉडी ने वो बताना है। तो हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा होगा, और इसको और अच्छे से हम बेस के अंदर देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है, एरिया अंडर, वो क्या देता है हमें, वो देता है हमें डिस्प्लेसमेंट, वो क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अगर एग्जैक्टली सवाल पूछना चाहिए था तो सवाल में उसे डिस्प्लेसमेंट पूछना चाहिए था, ना कि डिस्टेंस। अगर उसे डिस्टेंस ही पूछना चाहिए था तो वेलोसिटी की जगह उसे क्या देनी चाहिए थी, स्पीड देनी चाहिए थी। लेकिन चलिए, जो दिया हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है, तो एरिया अंडर ग्राफ जो है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। तो इस ग्राफ के अंदर में जो एरिया है वो कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए, ये क्या बनना है, शेप देख पा रहा हूं मैं, क्या बननी है, ट्रेपेजियम बननी है। कैसा ट्रेपेजियम बनना है, देखिए इस तरीके से है कुछ, ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 30 है, ठीक, और ये वैल्यू 10 है, ये 20 है, और ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी है इधर इस साइड 10। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड ये दोनों है, इसकी लेंथ कितनी है 30, 0 से 30 मतलब 30 इसकी लेंथ हो गई, प्लस ऊपर वाले की ये 10 से 20, ये 10 से 20, तो कितना हो गया 10 इंटू हाइट, हाइट कितनी हो गई यहां से यहां तक, ये कितनी है वैल्यू 10, 0 से लेके 10, 0 से लेके 10, ये हो जाएगा हाफ 40, 30 प्लस 10 40, और 20 दूनी 40, 20 इंटू 10 200, तो डिस्टेंस कितना हो गया 200 मीटर। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हमेशा, इसको याद रखने के लिए हमें पोजीशन टाइम ग्राफ है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, इन ये क्या देते हैं इनका पता होना चाहिए। इस सब को हम अच्छे से देखेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आपका इस सवाल को कॉन्सेप्ट है कि एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और अगर हम इसी का स्लोप निकाल लें किसी भी पॉइंट पे, तो अगर हम इसका स्लोप निकाल लें तो वो उस पॉइंट पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकाला जाए तो उस पॉइंट पे वो क्या दे देता है, एक्सीलरेशन दे देता है, ठीक। चलिए और देखिए, और अच्छे समझने के लिए देखिए, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है टाइम के साथ, तो ये कांस्टेंट स्पीड अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी एक 45 डिग्री का एंगल लेते हुए बढ़ती रहेगी टाइम के साथ साथ। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के दो केस हो सकते हैं। एक्सीलरेशन मतलब स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नेचर ये होगा, और अगर रिटार्डेशन हो रहा है, स्पीड कम हो रही है, तो एक टाइम पे आके 0 हो जाएगा, उसका नेचर ये होगा। लेकिन हर केस में जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो क्या देगा हमें, हमेशा डिस्टेंस कवर देगा, ये क्या देगा हमें, डिस्टेंस देगा। और किसी भी पॉइंट पे अगर हम इसका स्लोप निकाल लें तो हमें ये क्या मिलेगा, ये हमें एक्सीलरेशन मिलेगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 यूनिट पॉइंट मास, 2 पॉइंट मास है
सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी उनके बीच में क्या है, सेपरेटेड है। तो ये सवाल बनता है कहां से, यहां से। कौन सा लॉ है ये, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कौन सा लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहता, क्या बताता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, किसी भी दो मासेस, दो बॉडीज हैं जिनका मास m1 है एक का, दूसरी का मास m2 है, तो दोनों के बीच में हर बॉडी, कोई भी दो बॉडीज आपस में हमेशा इस यूनिवर्स के अंदर आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो वो जो अट्रैक्शन का फोर्स है, वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देता है। ठीक है, देखिए क्या देता है कि ये जो बॉडी है इस पे फोर्स लगाएगी और ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगी, जो कि दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, F1 = F2। और वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, G, कैपिटल G क्या है यहाँ पे, कैपिटल G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। m1 मास ऑफ 1, m2 मास ऑफ 2, और r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। r जो दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, वो वैल्यू r हो जाती है। लेकिन सवाल में क्या पूछा जा रहा है, सवाल में पूछा जा रहा है ये जो बिटवीन टू यूनिट पॉइंट मास जो है वो यूनिट है, मतलब इनकी वैल्यू एक है, और डिस्टेंस जो है उनके बीच में वो भी एक है। तो मैं जान पा रहा हूं क्या कि फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर डिस्टेंस r स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि कैपिटल G, मास दोनों का 1 है और डिस्टेंस भी क्या है, 1 का स्क्वायर। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, डायरेक्टली G। तो ये जो हो गया, ये फोर्स किसके बराबर आ गया, तो फोर्स किसके बराबर आ गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के बराबर हो गया, जो कि कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g होता है, और ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब यूनिट पॉइंट मास यूनिट डिस्टेंस से सेपरेटेड हो तो वो क्या, फोर्स क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल के बराबर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अ बॉडी वेट्स 64 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक बॉडी सरफेस ऑफ द अर्थ की सरफेस पे कितनी वेट है उसका, 64 न्यूटन, 64 न्यूटन। इफ डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम 2 टाइम्स, अगर अर्थ का डायमीटर बढ़ गया, कितना हो गया, दुगना हो गया, इट्स प्रेजेंट वैल्यू, और वॉल्यूम और मास रिमेन अनचेंज। वॉल्यूम तो नहीं हो सकता, ऐसा ना हो कि डायमीटर बढ़े और वॉल्यूम ना बढ़े, ऐसा नहीं हो सकता। तो वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम ये डेटा एक्स्ट्रा था, गलत था बल्कि। तो वॉल्यूम और मास रिमेन अनचेंज। हाँ, मास ऐसा हो सकता है कि अनचेंज रह जाए, क्यों, क्योंकि डेंसिटी चेंज ना हो, है ना, डेंसिटी चेंज हो जाए, कम हो जाए। देन वेट ऑफ द बॉडी ऑन द न्यू सरफेस ऑफ द अर्थ। तो नए सरफेस पे, अर्थ के नए सरफेस पे उस बॉडी का वेट कितना होगा। पहले 64 था, डायमीटर बदल गया, तो अब बताना है कि उसका वेट कितना चेंज होगा। हम जानते हैं वेट क्या होता है, वेट फोर्स ही तो है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास इनटू ग्रेविटी। किसी बॉडी का हमें मास निकालना है, तो वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी। तो जी क्या होता है, जी को कैलकुलेट करते हैं हम, जी इज इक्वल टू स्मॉल जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी एम आर स्क्वायर, ठीक, आर स्क्वायर। जी स्मॉल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू कैपिटल जी, जो कि कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ है, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, आर स्क्वायर है। अब ये जो वैल्यू है जी की, ये वैल्यू चेंज हो गई क्योंकि डायमीटर चेंज हो गया। तो इसी चेंज को थ्रू हम जो है वेट निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहले केस में रेडियस आ रही है, अब चेंज हो गया जी डैश, नई जो वैल्यू बनी, नए केस में जब डायमीटर दुगना कर दिया तो जी डैश जी एम, जब डायमीटर दुगना कर दिया तो रेडियस भी दुगना हुआ, तो आर की जगह 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम 2 to the 4r स्क्वायर, ठीक, जी एम 4r स्क्वायर। अब ये जी एम ओवर आर स्क्वायर पुरानी वाली जी है, ठीक, तो जी डैश इज इक्वल टू पुरानी वाली जी डिवाइडेड बाई 4, तो जी डैश इज इक्वल टू जी ओवर 4। अब यहां से वेट निकाल लो। पहले केस में जब वेट 64 है, मास तो अर्थ बॉडी का m है जो कि कांस्टेंट रहेगा, इनटू जी, जी को जी रहने दिया, ठीक। दूसरे केस में वेट हमें पता करना है, W कह दिया, मास तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अब ये जी है वो जी डैश हो गई है, अब ये जो जी है जी डैश हो गई है, मास इनटू, अब जी डैश की जगह हम क्या रख सकते हैं, जी ओवर 4, जी ओवर 4। अब हमें पता है m इंटू जी, m इंटू
जी किसके बराबर है 64, तो 64/4, तो वेट कितना हो गया 64/4 इज इक्वल टू 16 न्यूटन। तो 4 टाइम्स उसका वेट घट जाएगा, कितना हो जाएगा ऑप्शन डी 16 न्यूटन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेविटी एक्सीलरेशन जो है ग्रेविटी का वो चेंज हो जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स कम हो जाएगी अगर डायमीटर दुगना कर दिया, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर है ना, डिस्टेंस के जो स्क्वायर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वैल्यू g/4 हो जाएगी, जो कि वैल्यू फिर हम कैलकुलेट करेंगे, वेट की भी वैल्यू 4 टाइम्स कम हो जाएगी, जो कि आंसर कितना आ जाएगा निकल के 16 न्यूटन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है, अ 4 किलो मास एंड 1 किलो मास आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी। एक 4 किलो का मास है और एक 1 kg का मास है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दोनों की सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम, मोमेंटम जो है मोमेंटा जो है उसका रेशियो बताना है। अब पता है हमें कि काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पहली वाली बॉडी की, ठीक है 1 क्या होती है हाफ m1 v1 स्क्वायर, ठीक निकालो कितनी आई हाफ पहली बॉडी का मास 4 किलो, वेलोसिटी हमें नहीं पता, v1 को v1 रहने दिया, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई 1। चलो लिख दो कितना हो गया 1 इक्वेशन। अब काइनेटिक एनर्जी दूसरी बॉडी की हाफ मास ऑफ दूसरी बॉडी का मास 4 किलो नहीं सॉरी 1 किलो इंटू v2 स्क्वायर, ठीक इक्वेशन 2। अब हमें दिया हुआ है कि इक्वल काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2 के बराबर है, तो LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, हाफ इंटू 4 इंटू v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू 1 इंटू v2 स्क्वायर, तो हाफ से हाफ कटा तो हो जाएगा 4v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर 1 इंटू v2 स्क्वायर v2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। पूछा क्या है मोमेंटम का रेशियो पूछा है, मोमेंटम क्या होता है p1 इज इक्वल टू m1 इंटू v1, तो हमें यहां से मास तो है हमारे पास 1 और 4, v1 चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, सेम इसी तरीके से p2 पूछा है, p2 क्या हो जाएगा m2 v2, दोनों का रेशियो पूछा है p1 ओवर p2 का, तो m1 v1 ओवर m2 v2, ठीक। तो अब मुझे v1 और v2 के बीच में जो रिलेशन चाहिए वो स्क्वायर में ना चाहिए बल्कि सिंगल में चाहिए, तो मैं इसकी पावर 1 करता हूं, पावर 1 कर लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करा तो अंडर रूट 4v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर में भी अंडर रूट चढ़ा दिया, तो हो जाएगा 2v1 इज इक्वल टू v2, तो v2 क्या होगी दुगनी हो गई v1 की। अब यहां वैल्यू रख दो बस, m1 की वैल्यू कितनी है 4, m1 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू v1 की वैल्यू कितनी है v1, m2 की वैल्यू है 1 और v2 की वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स ऑफ v1, तो 2v1, तो v1 से v1 कैंसिल 2 टू द 4, तो 2:1 रेशियो हो गया, कितना हो गया 2:1, p1 ओवर p2 कितना हो गया 2:1, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इससे पहले हम देख लें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की शेप, साइज और पोजीशन की वजह से जो उसकी एनर्जी होती है, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल। इस केस में इसकी शेप की वजह से जो एनर्जी स्टोर हो रही है, इसकी शेप की बो की जो शेप है इसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो पोटेंशियल एनर्जी है। जब इसने काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसकी वजह से होती है, उसके मोशन की वजह से होती है। तो अब एरो के अंदर क्या है, मोशन है, तो इसकी वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। चलें अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। एन इलेक्ट्रिसिटी यूजर पेज 1200 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर एवरी मंथ। एक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर है जो कि कितने रुपए 1200 रुपए देता है बिल के हर महीने। ठीक, कितने रुपए देता है 1200 रुपए। ऑन विच हिज इलेक्ट्रिक कंजम्पशन चार्जेस 900 रुपीज, जिसमें कंज्यूम करने के, अब जब आप लोगों को पता ना हो लेकिन मैं बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी का जब भी बिल आता है ना, जो बिल होता है उसमें दो चीजें होती हैं। आप अगर इस्तेमाल ना भी करें, अगर आपका पूरा महीना बंद रहे घर तो भी बिल 400 450 रुपए बिल आना तय है। क्यों? क्योंकि बिल जो आता है एक फिक्स चार्ज होता है, यूज करने के लिए आपने कनेक्शन लगवाया हुआ है तो आपको इतना देना ही देना है। तो एक फिक्स चार्ज आता है प्लस आप जितने कंज्यूम कर रहे हैं, जिसे हम यूनिट कहते हैं। मान लो
जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे उतनी ज्यादा यूनिट आती हैं। तो फिक्स चार्ज तो आपको देना ही देना है। तो इसमें कह रहा है कि टोटल उसने 1200 पे किया, टोटल कितना पे किया, 1200 पे किया। 1200 में से जो 900 रुपीज थे वो कंजम्पशन के थे, मतलब जितनी उसने यूनिट यूज की, जितनी उसने यूनिट यूज करी उसके लिए 900 रुपए थे। फिक्स चार्ज मतलब इसमें हम 300 रुपए कहेंगे कि 300 रुपए जो क्या था फिक्स चार्ज था। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए क्वेश्चन को समझने के लिए अच्छे से कि जो बिल आया 1200 रुपए का आया, लेकिन उसने कितना यूज किया था, 900 रुपए का कंजम्पशन हुआ था और 300 रुपए का फिक्स चार्ज जो कि आना तय था, भले वो यूज करता या नहीं करता। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं। ही ऑपरेट्स अ डुअल, इफ ही ऑपरेट्स अ डुअल कॉइल इलेक्ट्रिक हीटर, अगर वो एक डुअल कॉइल, ठीक, 2 कॉइल वाला हीटर यूज कर रहा है जिसकी पावर कितनी है 750 वॉट। तो पावर ऑफ हीटर कितनी है 750 वॉट। ऐसे कितने हैं 2 हैं, ठीक है, 2 यूनिट्स हैं। अ फैन ऑफ 75 वॉट, फैन की पावर कितनी है 75 वॉट। एक ही फैन है, नंबर 1 ही है इसका। और एक 10 वॉट की एलईडी है, पावर कितनी है एलईडी की 10 वॉट, ये भी एक ही है। फॉर 1 आवर 12 आवर 10 आवर, मतलब हीटर जो यूज कर रहा है वो 1 घंटे के लिए यूज कर रहा है, पंखा जो यूज कर रहा है वो 12 घंटे के लिए यूज कर रहा है, बल्ब जो यूज कर रहा है वो 10 घंटे के लिए यूज कर रहा है। तो हमें बताना है ऑन रेगुलर बेसिस द अमाउंट ऑफ ही पेज फॉर ईच ऑफ द कंज्यूम्ड यूनिट। तो एक यूनिट का चार्ज 900 रुपए दिए हैं उससे कंज्यूम करने के, तो एक यूनिट का चार्ज कितना होगा वो बताना है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो हमारे पास कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की, वो यूनिट है जो कि किसके बराबर होती है 1 किलोवाट आवर के बराबर। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। तो हमें निकाल लेते हैं कि टोटल कितनी किलोवाट आवर, कितनी यूनिट उसने कंज्यूम करी, उसके बाद उसे हम रुपए से डिवाइड कर देंगे उस रुपए को डिवाइड कर देंगे उसके लिए। ठीक है, सबसे पहले हीटर की वजह से एनर्जी 1, एनर्जी क्या होती है पावर इनटू टाइम, एनर्जी 1 इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर कितनी है हीटर की 750, टाइम कितना है 1 घंटे के लिए यूज कर रहा है डेली 1। अच्छा, ऐसे कितने डुअल कॉइल है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो गए 750 इंटू 1 इंटू 2 कितना हो गया 1500। अच्छा, वॉट में है तो वॉट लिखा जाएगा। E2 किसका है फैन की है, फैन कितनी की पावर कितनी है 75 वॉट, टाइम कितना है 12 घंटे है, एक ही है, इसकी यूनिट एक ही है। तो 75 इंटू 12 कितना हो गया 12 पंजे 60, 6 के 12 7 84 और 6 90, 900 900 वॉट। E3 एनर्जी कितनी हो जाएगी तीसरी वाली की, एलईडी 10 वॉट, पावर कितनी है 10 वॉट, टाइम कितना है 10 घंटे, 10 इंटू 10 100 आवर, कितना हो गया बच्चों 100 आवर। तो एनर्जी ये एक दिन में आई, एक दिन में हीटर कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है 1500, फैन कितनी कर रहा है 900 और बल्ब कितनी कर रहा है 300। ठीक है, तो एक दिन में टोटल निकाल लेते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे कितनी हो जाएगी बच्चों, तीनों को ऐड कर लो तो 900 और 1000, 100 ये 1000 हो गई और ये 1500 तो 2500 वॉट। एनर्जी की यूनिट वॉट आर, ठीक, वॉट आर। ठीक, तो इसने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी एक दिन के अंदर 250 वॉट आर। ठीक, अभी महीने का बिल कितने रुपए, कितने महीने, कितने दिन का, महीने का है ना, और एवरी मंथ। ठीक है, तो अब इन ए मंथ कितनी कंज्यूम होगी एनर्जी एक महीने के अंदर, इसकी 30 गुना हो जाएगी 30 टाइम्स 2500, तो ये हो जाएगा 25 या 75,000 वॉट आवर। ठीक, तो एक महीने के अंदर वो 75,000 वॉट आवर एनर्जी कंज्यूम करता है। अब एनर्जी मैंने आपको बताया कमर्शियल यूनिट क्या है 1 किलोवाट आवर, तो इसे किलोवाट आवर में बदलेंगे, किलोवाट आवर में बदलेंगे तो वॉट आवर है, किलोवाट आवर में बदलेंगे तो वॉट को किलोवाट में बदलना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 75 किलोवाट आवर। कितनी यूनिट हो गई
75 यूनिट हो गई ये कंज्यूम करता है। अब इस 75 यूनिट को कंज्यूम करने के लिए कंजम्पशन के वो 900 रुपए देता है, ठीक है। तो 900 रुपए दिए उसने, एक यूनिट की कॉस्ट बतानी है, द अमाउंट ही पेज फॉर ईच ऑफ द कंज्यूम यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट बतानी है। टोटल 900 लेता है, एक टू पैसे, और यूनिट कितनी कंज्यूम करता है 75, तो हो जाएगा 15 पंजे 75, 15 छेंगे 90, 15 छेंगे 90, 60, 12 पंजे 60, कितने हो गए 12। तो 12 रुपीज वो एक यूनिट के देता है, मतलब एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है उसकी 12 रुपए, जहां जो उसके यहाँ बिजली आती है। क्या करा, टोटल हमने सबकी एनर्जी निकाल ली, एक एक अप्लायंस की, एक दिन के अंदर निकाला टोटल कंजम्पशन, टोटल एक मंथ के अंदर निकाला, और जितने रुपए उसके देता है उसे किलोवाट आवर में यूनिट में कन्वर्ट किया, कमर्शियल यूनिट में, और जितने वो रुपए देता है उससे उसे डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट्स इन अ लिक्विड विद 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज। एक ब्लॉक ऑफ वुड है जो कि पानी के अंदर लिक्विड के अंदर 4/5 सबमर्ज है। इफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.8, तो जो वुड ब्लॉक जो है वुड का है उसकी डेंसिटी कितनी है 0.8, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड बतानी है, जिस लिक्विड में वो सबमर्ज है उसकी डेंसिटी बतानी है, ठीक है। सवाल कहां से है, सवाल है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। तो डेंसिटी ऑफ वुड की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है तो हो जाएगी 0.8 इंटू 1000। क्यों, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में होती है, वाटर के रिस्पेक्ट में जो डेंसिटी होती है वो रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है। वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, तो 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू आ गई 800। ये वैल्यू कितनी आ गई 800 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये कह रहा है इधर ये सबमर्ज कितना है 4/5, एक ब्लॉक है, ये पानी में डूबा हुआ है यहां तक, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है इसका जितना डूबा हुआ है ये कितना है, ये 4/5 है, वॉल्यूम है ना, 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम। मैंने मान लिया वॉल्यूम कितनी है V है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैसे लिखता हूं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना होगा, लिक्विड कितना डिस्प्लेस होगा, जितना वो पानी में डूबा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड सबमर्ज्ड, ठीक है। ये किसके बराबर है, मैंने मान दिया VL, और ये कितनी सब 4/5 टाइम्स ऑफ V W वुड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, जितनी लिक्विड डिस्प्लेस होगी कितनी डिस्प्लेस होगी 4/5 टाइम्स ऑफ V W। अब हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, जितना बायोन्सी का फोर्स किसी भी बॉडी के अंदर जो पार्शियली और फुल्ली सबमर्ज है उसके ऊपर कितना लगता है, जितना वो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इसी को लगाते हुए हम क्या देखेंगे कि यहां से हमें वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पता चल गया। अब इसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल को लगाया तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ वुड का ब्लॉक का जो वेट है वो उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं अब वेट कैसे निकालते हैं, वेट होता है वेट या मास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। डेंसिटी हमें पता करनी है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड को ρL लिखा, डेंसिटी ओवर को ρL लिखा इनटू वॉल्यूम कितनी है VL। सेम इतनी है वुड, वेट ऑफ वुड क्या हो जाएगा रो ऑफ वुड इनटू वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है। रो ऑफ वुड कितनी है 800, ये VW है। रो ऑफ लिक्विड हमें निकालनी है VL कितना है 4/5 टाइम्स ऑफ VW, दोनों को इक्वेट करके दिखाना। तो यहां से हम VW से VW कैंसिल आउट, तो रो L डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकल के आ जाएगी 800 इंटू 5/4, तो 4 दूनी 8, 200 इंटू 5 कितना हो गया 1000।
तो डेंसिटी कितनी हो गई 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ऑप्शन ए। अब डेंसिटी को देख के मैं बता सकता हूं कि ये क्या है, पानी ही है। इसकी भी डेंसिटी, पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1000। मैं पानी पी लेता हूं अब तक। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ठीक है। स्पीड ऑफ द साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। जो साउंड की स्पीड है किसी भी मीडियम के अंदर उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। सही बात है ये कि मीडियम का टेम्परेचर जितना होगा उसके ऊपर उसके हिसाब से स्पीड ऑफ द साउंड डिपेंड करती है। दूसरा, अ साउंड ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ नोट। नहीं, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड को हम नोट नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं, एक साउंड जिसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी हो उसे टोन कहते हैं या फिर प्योर टोन कहते हैं। एक ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, इक्वल हो, एक ही फ्रीक्वेंसी हो, उसे हम टोन कहते हैं, ना कि नोट कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ये पूछा था कि कौन सा गलत है, तो गलत है, इसको नोट नहीं टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। ठीक है। और साउंड फ्रीक्वेंसी में फाइनाइट स्पीड, हाँ, हर मीडियम के अंदर टेम्परेचर अगर वेरी ना करे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी एक मीडियम के अगर अंदर साउंड की स्पीड सेम रहती है। पानी के अंदर एक पर्टिकुलर स्पीड है, एयर के अंदर एक पर्टिकुलर स्पीड है, टेम्परेचर के हिसाब से वेरी करती है, लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एक मीडियम के अंदर फाइनाइट होती है, सेम रहती है। और साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। ठीक, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। सही बात है, साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रेवल। साउंड को एक मीडियम की जरूरत होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ नोट। नोट नहीं, क्या होती है, टोन। याद रखिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन। 3 रजिस्टर ऑफ 22, 32 एंड 52, 22, 32 एंड 52 कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। बैटरी कितनी है? 10 वोल्ट। एंड ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसका बैटरी का रेजिस्टेंस खुद का कुछ नहीं है। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 32 रजिस्टर। 32 ओम का जो रजिस्टर है उसके अबाउट 32 ओम का जो रजिस्टर है उसके बाद पोटेंशियल ड्रॉप बताना है कितना होगा। अब कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। आइए इसको कॉन्सेप्ट को देखते हैं। आप ये देखिए, ये पैरेलल का कनेक्शन है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। कैसे कैसे देखें, 22, 32, 52। ये 22 है, इसकी वैल्यू 32 है और इसकी वैल्यू 52 है। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? वोल्टेज है 16 वोल्ट, 10 वोल्ट। वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट। तो हमें बताना है कि ये जो 32 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना ड्रॉप करेगा। अब आप लोगों को ये बात याद होगी कि जब कोई भी रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनके अंदर करंट अलग अलग फ्लो करता है, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप उनके बीच में उतना ही होता है जितना वो कनेक्टेड है जो दो पॉइंट्स के बीच में। जैसे अगर ये A है और ये B है, तो इनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि कितना है 10 वोल्ट का, इन दोनों पॉइंट में सब में बराबर पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होता है। ठीक, तो मतलब इसमें भी 10 वोल्ट होगा, इसमें भी 10 वोल्ट होगा और इसमें भी 10 वोल्ट होगा। सीरीज में ऐसा नहीं होता, सीरीज में हर रेजिस्टेंस में अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप होता है लेकिन करंट सेम फ्लो करता है। इसमें करंट अलग अलग फ्लो करता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है हर रेजिस्टेंस में। तो ऑप्शन 10 वोल्ट। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, देखने में न्यूमेरिकल लग रहा है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सारे रेजिस्टेंस में ड्रॉप जो है वो बराबर रहता है, जो कि किसके बराबर होता है, जो बैटरी लगी हुई है जितनी वोल्ट की। तो 10 वोल्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। वेट ऑफ द सॉलिड इज 80 ग्राम इन एयर। हवा के अंदर सॉलिड का वेट कितना है? 80 ग्राम। 62 ग्राम इन वाटर। वाटर के अंदर कितना है? 62 ग्राम। तो रिलेटिव डेंसिटी बतानी है। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? सॉलिड की बतानी है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी होती है वेट ऑफ सॉलिड, है ना, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी एक चीज की अगर हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल लें तो उसको हम डेंसिटी ऑफ वाटर से एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि 1000 होती है, उससे डिवाइड कर देते हैं।
ठीक है, एक तो उस तरीका है जो कि लेंथी पड़ेगा, जो कि लेंथी पड़ेगा। रिलेटिव डेंसिटी का वेट के टर्म में, वेट के टर्म में जो फॉर्मूला है वो क्या है, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर, एयर में सॉलिड का वेट कितना है डिवाइडेड बाई सॉलिड वेट ऑफ सॉलिड इन एयर, जितना एयर में माइनस वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर। तो इसी से अगर हम कैलकुलेट करें, इसी फॉर्मूले से डायरेक्टली कैलकुलेट करें, सॉलिड का कितना है वेट 80 ग्राम डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड इन एयर, एयर में कितना है 80 ग्राम माइनस वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर, वाटर में कितना है 62 ग्राम। तो ये हो जाएगा 80 माइनस 62 माइनस 18, 80 माइनस 62 18। तो इसको कैलकुलेट किया जाएगा 4.44, ऑप्शन डी। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि हम एक्स वगैरह लेके इक्वेशन बना के खूब लंबे तरीके से क्या करें, पहले डेंसिटी निकालें एयर में, डेंसिटी निकालें सॉलिड की, कैसे निकालेंगे 80, सॉरी ऐसे नहीं, डेंसिटी निकालें सॉलिड की कैसे, मास ओवर वॉल्यूम 80 एयर में और वॉल्यूम कैलकुलेट करें इसकी। ठीक है, फिर एक और तरीके डेंसिटी सेम रहेगी, कैसे निकालें लेकिन 62 ओवर वॉल्यूम जितने वो डिस्प्लेस कर रहा है, वहां से फिर इन दो वी वॉल्यूम और इसको इक्वेट करें, डेंसिटी कैलकुलेट करें, फिर डेंसिटी जो निकल के आए उसको विद रिस्पेक्ट टू वाटर रखें, तब कैलकुलेट करें। एक डायरेक्ट तरीका वेट के टर्म में क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड इन एयर माइनस वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 200 वोल्ट और 100 वोल्ट। तो बल्ब की रेटिंग क्या है, रेटिंग है 200 वोल्ट और 100 वोल्ट। 5 सच बल्ब, ऐसे कितने बल्ब है, 5 बल्ब है। द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इफ द रेट इज 50 पैसे पर यूनिट। वही बताया मैंने आपको, अभी एक क्वेश्चन हुआ था, वही यूनिट क्या होती है 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर की कंजम्पशन की पैसे कितने, 50 पैसे लग रहे हैं, तो टोटल बताने कितने। तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम। पावर कितनी है 100 वाट, टाइम कितना है 4 आवर्स, कितना है 4 आवर, तो कितना हो गया 400 वाट आवर, कितनी हो गई 400 वाट आवर। लेकिन ऐसे कितने बल्ब हैं, 5 बल्ब हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, 5 चौक 20, 2000 वाट आवर। वाट आवर में ये एनर्जी, अब इस एनर्जी को कन्वर्ट करा किसमें हमने, किलोवाट आवर में, तो 1000 से डिवाइड किया तो 2 किलोवाट आवर इसकी एनर्जी आ गई। कितनी आ गई 2 किलोवाट आवर, इसकी एनर्जी कितनी आ गई 2 किलोवाट आवर। अब इसे जो है निकाल लिया हमने, 1 किलोवाट आवर की कितनी है, 1 किलोवाट आवर की है 50 पैसे। ठीक है, तो 2 किलोवाट आवर के कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 100 पैसे। 100 पैसे मतलब 1 रुपया, पहले लिखते हैं, तो 1 रुपया, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, पावर इंटू टाइम पे डायरेक्टली क्वेश्चन था। बस एक बात याद रखनी है कि किलोवाट यूनिट जो आती है हमारे पास घरों में, जो यूनिट आती कहते हैं हम उसे, वो कमर्शियल यूनिट कितनी है 1 किलोवाट आवर की है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स एट 100 हर्ट्ज। क्या है, वाइब्रेट करता है किस पे 100 हर्ट्ज पे, इसका टाइम पीरियड बताना है। तो वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी दी जाती है, फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 100 इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1 अपॉन 100, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.01 सेकेंड्स, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.01, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ अ मीडियम इज गिवन बाय, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे दिया जाता है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं। म्यू इज इक्वल टू कॉट आर, म्यू किसके बराबर है कॉट आर, इफ इंसिडेंट लाइट फॉल नॉर्मल ऑन द सरफेस, इफ इंसिडेंट लाइट फॉल नॉर्मल ऑन द सरफेस। पहले रिफ्रैक्शन को थोड़ा समझ लेते हैं, क्या होता है रिफ्रैक्शन, क्या होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट क्या करती है, बेंड करती है जब वो किसी एक रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, ऑप्टिकल रेयर से ऑप्टिकल डेंसर में, या ऑप्टिकल डेंसर से ऑप्टिकल रेयर में जाती है, ठीक है। तो वो बेंड करती है, इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। और इसको मैथमेटिकली जो देता है वो कौन देता है, स्नेल्स लॉ देता है। तो ये जो है इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल क्या है θ1, इंसिडेंट एंगल क्या है θ1। नॉर्मल से हम
सरफेस के नॉर्मल सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और उससे इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल को नापा जाता है। इंसिडेंट एंगल से नापा, ये कितनी वैल्यू आई, θ1, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ये जो θ1 है वैल्यू, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और ये जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। क्या कहता है, c ओवर v1, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन 1, ये वाला जो मीडियम है 1 है ये और ये 2 है, तो इसमें जो स्पीड है वो v1 है, ठीक है। इसमें जो स्पीड है v2 है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन c ओवर v1, तो इसको हम n1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम n1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। sin θ1 एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू c ओवर v2, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, c ओवर v2, जिसे हम n2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू sin θ2। ये जो है स्नेल्स लॉ है, n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2। यहां से हम म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, म्यू इज इक्वल टू sin i ओवर sin r, sin i ओवर sin r, ठीक है। अब देखिए इसको समझ लीजिए क्या है, द इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ मीडियम इज अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी इन द मीडियम, तो वेलोसिटी डिवाइड बाय मीडियम, तो इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। चलिए अब हम ऑप्शंस देखते हैं। अब देखिए म्यू इज इक्वल टू कॉट आर इफ इंसिडेंट लाइट फॉल नॉर्मल ऑन द सरफेस, ये सरफेस है, ठीक है, ये नॉर्मल है। अगर इसी पे नॉर्मली गिर रही है, मतलब ये जो एंगल है इंसिडेंट का जो एंगल है ये कितना है, ये एंगल बन ही नहीं रहा, मतलब ये वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, ठीक है। एक तरीका और है क्या, कि जब कोई भी एक केस बनता है, जब कोई भी लाइट नॉर्मल फॉल करती है तो विदाउट बेंडिंग वो उससे पास हो जाती है, बिना बेंड करे इस मीडियम से पास हो जाएगी, मतलब सीधे इसी पाथ पे, मतलब आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री, आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। लेकिन फिर क्या रिफ्लेक्शन कैसे हुआ, बस इसमें फर्क इतना आता है कि स्पीड दोनों में चेंज हो जाती है, क्योंकि डेंसिटी दोनों की अलग है, ऑप्टिकल डेंसिटी, तो दोनों मीडियम में स्पीड जो होगी वो दोनों में अलग अलग होगी, ठीक है। आई की वैल्यू भी 0, आर की वैल्यू भी 0, म्यू निकाल लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन आई की वैल्यू 0, आर की वैल्यू भी 0, ठीक है, 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन आर की वैल्यू 0, तो ये कितना हो गया, 0 ओवर 0 अनडिफाइंड, ये वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, म्यू इज इक्वल टू कॉट आर, मतलब आर की वैल्यू कितनी, कॉट 0, ठीक है। इसमें क्या है, म्यू इज इक्वल टू कोसेक आर मतलब कोसेक आर मतलब 0, तो कोसेक 0 की वैल्यू कितनी होती है, अनडिफाइंड, जो कि हमारी कैलकुलेशन आ रही है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, म्यू इज इक्वल टू 0 इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू, नहीं म्यू 0 नहीं है, अनडिफाइंड है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर एंगल आर के बराबर है, मतलब अदर देन 0, अगर साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, आई और आर की वैल्यू सेम है तो वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर 0 नहीं है तो, अगर एंगल 0 नहीं है तो 0 नहीं होगी, वैल्यू 1 होगी फिर, ठीक है। म्यू इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंड करता है इंसिडेंट एंगल पे, तो कोसेक आर ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोसेक आर मतलब कोसेक 0 डिग्री, और कोसेक 0 डिग्री भी अनडिफाइंड होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। The refractive index of water is 4/3, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 है, ठीक है, एंड डेट ऑफ ग्लास इज 3/2, RI of water 4/3, ग्लास का कितना है, RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 3/2। तो पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास का पूछा है वाटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो किसका पूछा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है हमसे वाटर के रिस्पेक्ट में, ग्लास का पूछा है वाटर के रिस्पेक्ट में, तो ग्लास का है 3/2, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में 4/3, तो 3/2 इंटू 3/4, 3 9, 2 4 8, 9/8, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, आसान सवाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 17, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर डिपेंड ऑन। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसका एक नाम है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर डिपेंड ऑन, किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे या फिर सब पे। देखिए रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे भी डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी नहीं, रेजिस्टेंस लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, वायर का एरिया कितना है, उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब अगर ये सवाल रेजिस्टेंस का होता, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाता। लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करती है, किस पे, सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, उसके अलावा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, किस पे, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, वायर का टेम्परेचर कितना है उस पर डिपेंड करती है। तो आंसर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर, ठीक है। इसी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का एक और नाम है, क्या नाम है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जब मुझे याद आता है जब 2014 में जब मैंने क्वेश्चन एग्जाम दिया था 11 एंट्रेंस का, तो सेम सवाल था, बस उसमें नाम क्या था, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की वजह से जगह क्या था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से बच्चे क्या देखते हैं, रेजिस्टेंस देखते हैं और कहते हैं कि हाँ लेंथ पे भी, एरिया पे भी, नेचर पे भी, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो गया। मैंने भी ये गलती कही थी बाय द वे, लेकिन सवाल को सही से पढ़ने की जरूरत है। अगर वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेचर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ना कि लेंथ पे, एरिया पे या फिर और किसी पैरामीटर पे, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है, चालक के पदार्थ की प्रकृति, उसके नेचर पे, चालक मतलब कंडक्टर, पदार्थ मतलब मटेरियल, प्रकृति मतलब नेचर, इस पे डिपेंड करेगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स सॉल्युबल इन। तो ये हमारी रीच से बाहर क्वेश्चन जा चुका है, मतलब फिजिक्स वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ जो है फिजिक्स में कितने सवाल थे, 17 सवाल, 17 क्वेश्चन थे, तो जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला वो स्पेसिफिक टीचर आप लोगों को बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले बैच जो 11 एंट्रेंस का बैच इसके बाद आएगा, लॉन्च होगा, जब ये सीरीज कंप्लीट होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसमें आपको फर्दर डिटेल्स, आखिरी जो क्वेश्चन पेपर होगा 2000, हम लोग 3 साल के पेपर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, 2023 के, 22, ठीक है, और 21। तो जो 21 वाला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब वीडियो आएंगी, तो उसमें आपको पूरी डिटेल्स बैच के बारे में, 11 एंट्रेंस के बेस के बारे में, जिसमें 10th के जो बोर्ड के जो एग्जाम होंगे उसको भी हम कवर करेंगे, क्योंकि पहले 10th वाला जो पोर्शन है जो आता है उसको हम कवर करेंगे, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।